हेलो, सेवा सेवा जोहार। मैं अभिषेक उइके, राष्ट्रीय संचालक जेएसयू इंडिया। जैसा कि हम सभी पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के बारे में, कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, है ना। तो आज का विषय है राष्ट्रपति, ठीक है। आज हम जानेंगे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, उनको कैसे चुना जाता है, ठीक है। क्या हम वोट देते हैं या आप भी वोट देते हैं या फिर कौन लोग वोट देते हैं उनको, ठीक है। तो हम जानेंगे उनको जो वोट मिलता है वो किस आधार पर मिलता है ना, कैसे दिया जाता है, ठीक है। अभी तक हमने देखा है जैसे गांव में चुनाव होते हैं, है ना, सरपंच का हो, मुखिया का हो, है ना, विधायक का हो, है ना। तो हम सीधे चुन लेते हैं उनको। सीधे चुनने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई हमारे, है ना, संसद के लिए सरपंच के लिए खड़ा है या फिर तो हम अपने एक मिनट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई गांव में सरपंच के लिए खड़ा है ना, बीडीसी के लिए खड़ा है या फिर मुखिया के लिए खड़ा है, तो हम सीधे उनके नाम के आगे, है ना, जाकर वोट दे देते हैं, है ना, स्पष्ट रूप से चुन लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, वहां जो है देश का आम नागरिक, है ना, वोट नहीं करता है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुने गए लोग ही वोट करते हैं राष्ट्रपति को। और वहाँ क्या होता है, वहाँ ये होता है वरीयता मत प्रणाली के आधार पर होता है। वरीयता मत प्रणाली क्या होती है ना, मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आप कोई परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरते हैं, जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो उसमें पूछता है सेंटर अब कहाँ कहाँ देंगे, है ना, दिल्ली देंगे, कोलकाता देंगे कि लखनऊ देंगे, है ना। तो आपको जो नजदीक रहता है ना, आप अपने हिसाब से सेंटर चुनते हैं, है ना। जैसे मेरे को दिल्ली अच्छा लगेगा तो हमने दिल्ली दिया, फिर दूसरे नंबर पर कोलकाता को रख दिया और तीसरे नंबर पर लखनऊ को रख दिया। इसको बोलते हैं वरीयता, ठीक है। मतलब जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं अपने दिमाग से अपने तरीके से सोच के मैं जगह को चुनूंगा। ठीक उसी तरह है राष्ट्रपति का चुनाव, है ना। ये जो लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के जो चुने हुए लोग हैं, है ना, निर्वाचित लोग हैं, ये लोग भी ऐसे ही चुनते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। जैसे 3-4 नाम राष्ट्रपति के लिए आ जाएंगे, है ना। तो ये लोग चुनेंगे कि मैं पहले किनको वोट करूं, है ना, ऐसे करके। तो मान लीजिए मेरा पसंद रामनाथ कोविंद होगा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर प्रणब मुखर्जी, तीसरे नंबर पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मतलब ऐसे ही वरीयता के आधार पर वोट देते हैं लोग, है ना। ये नहीं कि सबको पहली पसंद में सबको नहीं रख सकते। पहली पसंद करने से पूछा जाता है ना कि आपका फेवरेट क्या है, आपका पसंदीदा कोई चीज क्या है, आपका पसंदीदा हीरो क्या है ना। तो आप पसंदीदा हीरो में सिर्फ किसी एक ही हीरो को रखेंगे, ठीक है। उसी तरह राष्ट्रपति का चुनाव है। तो वरीयता मत प्रणाली यही कहता है कि जब आप चुनेंगे, है ना, जो विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जब ये लोग चुनते हैं राष्ट्रपति को, तो पहली पसंद में सिर्फ एक आदमी को रखेंगे, दूसरी पसंद में एक आदमी को रखेंगे, है ना। मतलब ऐसे कि मेरा पहला पसंद रामनाथ कोविंद होंगे, दूसरा पसंद प्रणब मुखर्जी होंगे, तीसरी पसंद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल होगी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रीफेंस वोट सिस्टम,
ठीक है, वरीयता मत प्रणाली। ठीक है, भारत में 2 प्रकार से मतदान होता है ना। एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मतलब जैसे हम डायरेक्ट चुनते हैं अपने वोट से, है ना, उसमें हम वरीयता नहीं देते। हमको सरपंच के लिए वोट करना है तो सरपंच को ही वोट देंगे। ठीक है, आइए जानेंगे स्क्रीन के माध्यम से आखिर ये क्या चीज है वरीयता मत प्रणाली, है ना। एक बात और है, राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए, है ना, न्यूनतम कोटा हासिल करना होता है। न्यूनतम कोटा कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए 100 वोट है, 100 वोट में आपको 50% मत पाना आवश्यक है, यानी 50 वोट और उससे एक ज़्यादा, है ना। यानी आप 100 में 51 वोट पाते हैं तो आप राष्ट्रपति के चुनाव जीत जाओगे। ठीक है, ये बातें तथ्यपूर्ण हैं और संवैधानिक बातें हैं, इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक तरफ से नियम। आइए हम जानेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे आखिर कैसे चुनाव होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, है ना, देखिए, अभी हमने बताया कि वोट जो है 2 प्रकार का होगा, है ना। एक फर्स्ट पास्ट द वोट सिस्टम और दूसरा प्रेफरेंस वोट सिस्टम, जिसके तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना। और इसके तहत सभी उम्मीदवारों, जैसे जैसे मान लीजिए हमें विधायक चुनना है ना, सांसद चुनना है, सरपंच चुनना है ना, या फिर मुखिया चुनना है। तो जैसे मान लीजिए कोई हमारे क्षेत्र में ये लोग खड़े रहते हैं, ए खड़ा है, बी खड़ा है, तो हम किसी एक को चुन लेते हैं, है ना। जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत गया। और यहाँ क्या है, यहाँ वरीयता दिया जाता है ना। वरीयता मतलब ए को भी वरीयता देना है, बी को भी वरीयता देना है, सी को भी और डी को भी। मतलब अगर हमारा पसंद ए है तो ए को भी करेंगे, अगर बी है तो बी को भी वोट करेंगे। लेकिन पहली पसंद में आप किसको चुनते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ऐसे ही सबका मत देखा जाता है ना। जैसे मान लीजिए मेरा पसंद ए है, किसी और का पसंद भी ए है ना। मतलब सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले ए हैं तो वो जो है चुने जाएंगे, है ना। ये जानेंगे सिस्टम वरीयता मतदान प्रणाली है क्या। देखिए, देख रहे हैं आप, इसमें जो है वोट के स्थान पर मतों की वरीयता दी जाती है, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव को वरीयता मत प्रणाली भी कहते हैं, है ना। मतलब यहाँ वोट न देकर मतों की वरीयता दी जाती है ना। ठीक है, दूसरा बात यह है, सभी उम्मीदवारों को वरीयता देना होता है, यानी हमें जो है राष्ट्रपति के लिए ये 4 लोग खड़े हैं, है ना, तो सभी को वरीयता देना जरूरी है। यानी हम इनको भी पसंद कर रहे हैं, इनको भी हम चाहते हैं, इनको भी चाहते हैं, इनको भी चाहते हैं, लेकिन सबसे पहली चाहत हमारे कौन है, ए है। ठीक है, एक उम्मीदवार को सभी वरीयता नहीं दी जाती। मतलब जैसे मान लीजिए एक उम्मीदवार है ना, एक उम्मीदवार है तो आप जो है उनको सभी वरीयता नहीं दे, मतलब कि हम, जैसे मान लीजिए ए है, आप उसको 1 नंबर पे भी रखना चाहते हैं, 2 नंबर पे रखना, 3 नंबर चाहते हैं, ये नहीं। अगर 2 नंबर पर चाहते हैं तो 2 नंबर पे ही रखेंगे उनको। ठीक है, अब देखिए मतगणना कैसे होगी, है ना। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम कोटा हासिल करना होगा, अभी मैंने बताया। जैसे न्यूनतम कोटा कहने का मतलब ये है कुल मत का आधा प्लस 1, यानी 50% प्लस 1। जैसे कि मान लीजिए कुल 100 वोट है, उसमें से आधा 50% हो गया और उसमें से +1 कर देंगे, 50 + 1 यानी टोटल 51 वोट 100 में पाएंगे तो आप राष्ट्रपति चुनाव जीत जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे राष्ट्रपति चुनाव वही जीतेगा जो न्यूनतम कोटा पाएगा।
न्यूनतम कोटा यानी 100 वोट में से 51 पाएगा वही जीतेगा। दूसरा है इसीलिए राष्ट्रपति चुनाव को न्यूनतम कोटा पद्धति भी कहते हैं, है ना। ठीक, ये तीसरा है मतगणना तब तक जारी रहेगी जब तक कोई न्यूनतम कोटा हासिल नहीं कर लेता। मतलब कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, मतगणना होता है, वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि कोई न्यूनतम कोटा हासिल नहीं करेगा। न्यूनतम कोटा यानी 51। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना कई चरणों में होती है ना। हमने देखा है विधानसभा चुनाव, है ना, लोकसभा चुनाव, ये चरण बांट दिए जाते हैं। 7 चरण में होंगे, 2 चरण में होंगे, ये सब सुने हैं आपने सुना होगा। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना की कोई चरण मतलब कि तय नहीं है। जब तक फैसला न आ जाए तब तक मतगणना होती रहेगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए कुल वोट है, अभी मैंने बताया। न्यूनतम कोटा कैसे प्राप्त करेंगे? न्यूनतम कोटा यानी मान लीजिए कुल 100 वोट है, 100 में से 100 का आधा प्लस 1 यानी 51, यानी जो प्रत्याशी 51 वोट 100 में से पा जाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है। देखिए मतगणना कैसे होता है मैंने आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कैंडिडेट खड़े हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए ABCD, है ना। तो पहले चरण में A को 20 वोट मिला, B को 30 वोट मिला, C को 15 वोट मिला, D को 35 वोट मिला। ये पहले चरण की बात कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ छंटनी कैसी होगी, कौन बाहर होगा। पहले चरण में जिसको सबसे कम वोट मिलेगा वो बाहर हो जाएगा पहले चरण में। देखिए यहाँ पे इनमें A को 20 वोट, B को 30 वोट, C को 15, D को 35, यानी C को सबसे कम वोट मिला है, इसलिए वो पहले चरण में ही बाहर हो गया। मतलब ये गए अब काम से। अब जो ये जो बाहर होते हैं, पहले चरण में को कितना वोट मिला था? 15 वोट, सबसे कम वोट मिला है। ये जो बाहर होते हैं ना, इनका जो जितना इनको वोट मिला रहता है, इनके वोट को सारे जो बचे कैंडिडेट होते हैं A, B और D, इन सब में बांट दिया जाता है ना। अब देखिए किसी को 5 मिल गया, है ना, किसी को 8 मिल गया और किसी को 2 मिल गया, है ना। वो मत देने वाले के ऊपर निर्भर करता है ना। तो मान लीजिए दूसरे चरण में, पहले चरण में A को 20 मत था और दूसरे चरण में 5 मिल गया। जो C जब हटा है, C कैंडिडेट हटा है, तो उसके वोट को बचे तीनों कैंडिडेट में बांटते हैं। तो A को उसमें से 5 मिला है, 15 में से 5 मिला है, और B को इस 15 में से 8 मिला है, और D को इस 15 में से 2 मिला है। देखिए 8 5 13 2 15, यानी C के वोटों का जो बंटवारा है बाकी तीनों में हो गया है। तो अब दूसरा चरण में कुल कितने मत हो जाएंगे? A को 25 वोट हो गए, जैसे पहले चरण में 20 था और 5 C के हटने पर मिला है तो 25 हो गया। ठीक है। B को 38 हो गया क्योंकि पहले चरण में 30 था, और D का 35 वोट था तो और 2 और मिल गया है C के हटने से, इसका 37 हो गया। मतलब ये हुआ कि अब जो है चरण 2 में, दूसरे चरण में A को 25 वोट हो गए, B के 38 वोट हो गए और D के 37 वोट। अब इसमें से देखेंगे सबसे कम वोट किसका है? A का कम वोट है, तो ये भी अब बाहर हो जाएगा। A भी मतलब गया काम से, है ना। अब बचे B और D, है ना, B और D बचे। ठीक है। तो A बाहर हुआ है तो कितना वोट था इनका? 25 वोट। तो इस A के वोट को बाकी बचे B और D के कैंडिडेट में बांट देते हैं। जैसे 25 वोट है, 15 वोट B को मिल गया और 10 वोट D को मिल गया। ठीक है। तो 15 वोट मिलने के बाद B का तीसरे चरण में कितना हो गया? 53 वोट हो गया, और D का 47 वोट हो गया। यानी देखेंगे यहाँ भी सबसे कम कौन है? D। तो D भी यहाँ बाहर हो गया और बचा ये, यानी B जो है चुनाव जीत गया। ठीक है। समझेंगे तो समझ में आएगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भाषा पे समझ लेते हैं। जैसे कि जो उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सकता वह चुनाव से बाहर हो जाता है और उसकी दूसरी वरीयता के मतों को
है ना, बचे हुए उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। ठीक है, दूसरी वरीयता को पहली वरीयता में जोड़ दिया जाता है, जिसका मत कम होगा वह बाहर होते जाएगा। ठीक, अर्थात इसका मत दूसरे वरीयता को ट्रांसफर होते रहेगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैं बाहर हो जाऊंगा तो मेरा जो वोट था वो बाकी बचे कैंडिडेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब देखिए हम जानेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल, है ना। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? जिस दिन वह पदभार ग्रहण लेगा उसी तिथि से कार्यकाल की गणना होगी। ठीक है, ये नहीं कि चुनाव हो रहा है और उसी चुनाव के समय से ही कार्यालय की गणना हो जाएगी, नहीं। जब तक से जीता हुआ राष्ट्रपति पदभार ग्रहण नहीं करेगा तब तक से उसके कार्यकाल की गणना नहीं की जाएगी। ठीक है, अब सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति को, है ना, कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है ना। अगर हटाया जा सकता है ना, तो कैसे हटाया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रपति को कार्यकाल के पहले हटाया जा सकता है कब? अगर वह खुद त्याग पत्र दे दे। त्याग पत्र किसको देंगे? वो अनुच्छेद 56(1) के तहत उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हट सकते हैं अगर मृत्यु हो जाए उनकी, तो अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अगर चलाएंगे तब पर भी हटाया जा सकता है। मतलब ये 3 तरीकों से राष्ट्रपति हट सकते हैं। पहला, स्वयं त्याग पत्र दें तो, दूसरा अगर मृत्यु हो जाती है तो, तीसरा महाभियोग चलाया जाए तो। ठीक है, एक सवाल है यहाँ पे, जो राष्ट्रपति त्याग पत्र देते हैं अनुच्छेद 56(1) में उपराष्ट्रपति को, ठीक है, और उपराष्ट्रपति सूचना किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को, कि देखिए लोकसभा अध्यक्ष जी, आज हमारे राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया है, मैं आपको सूचित करता हूँ। ये उपराष्ट्रपति सूचित करेंगे। ठीक है, तो सवाल यह है कि जब राष्ट्रपति हट जाते हैं तो देश का राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? संभालेगा मतलब कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? आपने सुना है ना, किसी राष्ट्रपति की मृत्यु होने से कार्यवाहक राष्ट्रपति अक्सर उपराष्ट्रपति को बना दिया जाता है ना। सेम वही बात है, अगर कार्यकाल से पहले अगर कोई राष्ट्रपति हट जाता है या फिर हटा दिया जाता है तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। देख रहे हैं आप, है ना। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीवी गिरी रह चुके हैं, एम हिदायतुल्लाह रह चुके हैं, बीडी जब्ती रह चुके हैं। ठीक है, अब जानेंगे हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बात। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जबकि हमारे देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। देख रहे हैं आप। देखिए, एक सवाल यह है भारत के राष्ट्रपति को लेकर, राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका कार्यकाल खत्म न हो जाए। यानी 5 साल के लिए चुना गया हूं तो 5 साल तक ही रहूंगा। ये भारत के राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। दूसरा बात यह है, चूंकि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहता, ये ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहता। यानी बाय द वे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देता है या फिर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है, अगर उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो कुछ समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को जिम्मेदारी दे दी जाती है ना। अब देखिए, एक सवाल है कि यदि कोई विधानसभा भंग है तो राष्ट्रपति चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर, नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 71 को मिलाकर पढ़ने पर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पहले चुनाव कराना अनिवार्य होगा। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, अब हम जानेंगे, देखिए अनुच्छेद 71 के अनुसार, है ना, दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? नहीं दिखेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा, अनुच्छेद 71 के अनुसार संसद को राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कानून बनाने की शक्ति है। यानी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कानून कौन बना सकते हैं? तो संसद बना सकते हैं, है ना। अब देखिए, अनुच्छेद 57 में कहा गया है पुनः निर्वाचन। क्या है पुनः निर्वाचन? जानेंगे। भारत के संविधान में
राष्ट्रपति संबंधित पुनः चुनाव की परिभाषा नहीं दी गई है। ये इम्पोर्टेंट बात है, यानी भारत के संविधान में राष्ट्रपति संबंधित पुनः चुनाव की परिभाषा नहीं दी गई है, अर्थात एक आदमी जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति बन सकता है भारत में, है ना, लेकिन अमेरिका में नहीं है ना। हम भारत की बात बोल रहे हैं, भारत में एक आदमी चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। देखिए, भारत में एक व्यक्ति कई कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति हो सकता है ना। एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मान लीजिए अगर हमारा राष्ट्रपति कार्यकाल के बीच में ही अगर मृत्यु हो जाती है उसकी, है ना, तो नया राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। जैसे मान लीजिए रामनाथ कोविंद 5 साल के लिए चुने गए हैं, अगर उनको महाभियोग के तौर पर हटा दिया जाता है तो उनके बचे हुए कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा, जो भी चुना जाएगा अब उसका नया कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा, ठीक है। अब देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में जाते हैं। जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सवाल अक्सर पूछ के निकल जाते हैं, है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए। देखिए, इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का 2 कार्यकाल बटा रहता है, यानी 2-2 बार, यानी एक व्यक्ति 2 बार बन सकता है। जैसे 4 साल है तो 2 साल का एक कार्यकाल और दूसरा कार्यकाल भी 2 साल का, ठीक है। ऐसे वहाँ के कार्यकाल को बांटा गया है, ठीक। अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 2 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति रहता है, यानी 2 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति रहता है, तो उसे एक कार्यकाल मान लिया जाता है, ठीक है। जैसे 2 वर्ष अधिक, यानी 2.5 वर्ष 3 वर्ष के लिए अगर कोई व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति रहता है तो उसे एक कार्यकाल मान लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अमेरिका में कार्यवाहक राष्ट्रपति बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पर हमने देखा कि भारत के राष्ट्रपति के लिए अगर कोई नया राष्ट्रपति बनता है तो पूरे 5 वर्ष कार्यकाल के लिए बनेगा, ठीक है। लेकिन अमेरिका में ये कहा गया है कि अगर अमेरिका में कार्यवाहक राष्ट्रपति जो भी बनेगा वो जो है बचे हुए कार्यकाल के लिए बनेगा, ठीक है। अमेरिका में राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति किन के द्वारा चुने जाते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, ठीक है। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति वहाँ के जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, है ना। देखिए, है ना, राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारत का जो राष्ट्रपति है उनको राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, उनकी उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा, वह भारत का नागरिक होना चाहिए किसी भी तरह से, है ना। जरूरी नहीं कि भारत का ही पैदाइशी व्यक्ति हो, है ना। अगर कोई विदेशी भारत का नागरिक है तो वो भी राष्ट्रपति बन सकता है ना। देखिए, तीसरा है, वह पागल दिवालिया ना हो, है ना। अब किसी पागल को राष्ट्रपति नहीं ना बनाएंगे हम, ठीक। चौथा है, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी लोकसभा यानी संसद बनने की योग्यता रखता हो। पांचवा है, लाभ के पद पर न हो, यानी राष्ट्रपति लाभ के पद पर न हो। कहने का मतलब यह है कि वो किसी लाभ के पद पर न हो। एक इम्पोर्टेंट बात जानेंगे, अनुच्छेद 102 में बताया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, है ना, मंत्री, विधायक ये लाभ के पद पर शामिल नहीं है, ठीक है। देखिए, अब हम जानेंगे अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति को लेकर शर्तें, वेतन और भत्ते के बारे में चर्चा किया गया है। उनको कैसे वो वेतन दिया जाएगा, कौन वेतन देगा, राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, है ना। तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति महीना है अभी वर्तमान में, ठीक है। सबको दिख रहा है। ठीक है। तो वेतन 2 प्रकार से होते हैं, एक पारित होता है, एक भारित होता है। जो वेतन पारित होता है उस पर टैक्स कटता है, जो वेतन भारित होता है उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है।
यानी राष्ट्रपति का जो वेतन केंद्र के संचित निधि पर भारित होता है ना। यानी राष्ट्रपति का जो वेतन है वो भारित विधि से मिलता है, यानी संचित निधि से मिलता है, अतः राष्ट्रपति को टैक्स देना नहीं पड़ता है। समझ रहे हो बात? यानी जिसको भी भारित यानी केंद्र के संचित निधि पर भारित वेतन मिलता है उसको टैक्स नहीं देना पड़ता है। जो वेतन पारित है उस पर टैक्स कटता है या फिर टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। अब हम जानेंगे अनुच्छेद 60 के बारे में कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, है ना। तो अनुच्छेद 60 में शपथ की चर्चा किया गया है, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अगर निर्वाचित होकर राष्ट्रपति आता है तो उसको शपथ कौन दिलाएगा भाई? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहता है तो सुप्रीम कोर्ट का अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है। तो शपथ भी लेंगे तो किस प्रकार की शपथ लेते हैं? शपथ भी दो प्रकार के होते हैं। एक पद एवं गोपनीयता की शपथ आप सुने होंगे, है ना, कि फलाना सिंह को या फिर मुख्यमंत्री ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली, ऐसे करके, है ना। तो इन सारी चीजों को जानेंगे। तो शपथ दो प्रकार के होते हैं, पद एवं गोपनीयता और दूसरा संविधान की शपथ। तो राष्ट्रपति संविधान की शपथ लेते हैं, ये जानेंगे आप, है ना। राष्ट्रपति और CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो है संविधान की शपथ लेते हैं और बोलते हैं, शपथ लेते समय बोलते हैं कि मैं स्वयं संविधान की रक्षा करूंगा, है ना, संविधान का सही ढंग से पालन करने की कोशिश करूंगा और दूसरों को भी संविधान का उल्लंघन नहीं करने दूंगा। जब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तब ये बात बोलते हैं शपथ के समय। ठीक है, देख रहे हैं आप। अब देखिए शपथ कृत्यकारी और शपथ कहने का मतलब, भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा का शपथ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ लेते समय क्या बोलते हैं? संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना, है ना। संसद जो संसद सदस्य होते हैं, है ना, वो कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा करके शपथ लेते हैं। और संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता बनाए रखूंगा। ये संघ के मंत्री जब मंत्री बनते हैं तो शपथ लेते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए भारत का शिक्षा मंत्री, है ना, अगर वो शपथ लेगा तो बोलेगा कि सूचना की गोपनीयता बनाए रखूंगा, ऐसे करके शपथ लेगा वो। ठीक है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग। परीक्षा में हमेशा पूछता है साथियों, प्रतियोगी परीक्षाओं में, है ना, महाभियोग के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है। राष्ट्रपति को उसका कार्यकाल खत्म होने से पूर्व हटाया जा सकता है। हमने पढ़ा पीछे कि राष्ट्रपति हटाया जा सकता है कैसे? या तो स्वयं खुद त्याग पत्र दे दे तो वो भी हट सकता है, या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो भी तब भी हट सकता है। अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाए तो भी हटाया जा सकता है। ठीक है। यानी महाभियोग के भी माध्यम से राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल खत्म होने से पूर्व हटाया जा सकता है। ठीक है। तो हाँ, हटाया जा सकता है। कैसे हटाएंगे? तो महाभियोग द्वारा हटाएंगे। क्यों हटाएंगे उनको? सवाल बनता है ना, कि क्यों हटाएंगे? तो संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। ठीक है ना। और हटाने का जो सूचना है किसको देंगे? राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचित करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति जी आपको हम हटाने के लिए महाभियोग लाएंगे, ऐसा करके राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित करना होगा, है ना। देखेंगे आखिर राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग कौन लाएंगे, कौन लोग लाएंगे। ठीक है। तो देखिए, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी या फिर आप लोकसभा में लाइए या फिर राज्यसभा में लाइए। राष्ट्रपति को हटाना है तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव ला सकते हैं, है ना, लोकसभा है राज्यसभा में कहीं भी ला सकते हैं। देखिए, तो आखिर मान लीजिए अगर हम लोकसभा में लाते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, राज्यसभा में लाते हैं तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, देखिए जानेंगे। देखिए, प्रथम सदन किसको बोलेंगे? जहां प्रस्ताव लाया जाएगा कि राष्ट्रपति को हटाया जाए, है ना। मतलब राष्ट्रपति को हटाने के लिए अगर जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है उसको प्रथम सदन बोलते हैं, है ना। ठीक है। शर्त क्या होगी? तो 1/4 सदस्यों के समर्थन से,
जैसे मान लीजिए 100 हैं, 100 सदस्य हैं, तो इसमें से 1/4 यानी 25 सदस्य अगर हाँ बोल देते हैं तो ये प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है, एक बात है देखिए यहाँ पे, है ना, प्रथम सदन में राष्ट्रपति पर आरोप अभियोग लगाया जाता है ना। हाँ, अब मान लीजिए प्रथम सदन कोई भी हो सकता है, वो लोकसभा भी हो सकता है, वो राज्यसभा भी हो सकता है। तो अगर आप राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव अगर लाते हैं, है ना, तो प्रथम सदन में राष्ट्रपति पर आरोप अभियोग लगाया जाता है। दूसरा बात है, प्रथम सदन को अभियोग सदन या आरोप सदन भी कहते हैं, है ना, क्योंकि इसी सदन में ना हमने राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने का प्रस्ताव लाया है। ठीक, तो ये प्रस्ताव कैसे पारित होगा? देखिए, सदन के कुल संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए अगर हटाना है तो। ठीक है, देखिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए सिर्फ निर्वाचित लोग भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ हटाने के लिए निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों लोग भाग लेते हैं, यानी पूरा जोर शोर से मिल के हटाते हैं महाभियोग द्वारा। ठीक है, द्वितीय सदन किसको बोलेंगे? राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जहां जांच होगी, जिस सदन में जांच होगी उसको द्वितीय सदन कहेंगे। ठीक है, द्वितीय सदन को जांच सदन भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए पक्ष, अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है तो क्या ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि अपना पक्ष रखें या ना रखें करके? हाँ है भाई, राष्ट्रपति स्वयं अपना पक्ष रख सकता है या अपने प्रतिनिधि के द्वारा भी अपना पक्ष रखवा सकता है। ठीक है, ये देखिए सदन के 2/3 बहुमत कुल सदस्य थे। 2/3 मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 60 लोग हैं, उसका 2/3 कितना होगा? देखिए 60 लोग हैं, 2/3 कहने का मतलब ऐसे हुआ, 3 से 60 करे 20 पर में यानी 40। समझ रहे हैं बात, है ना? यानी सदन के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ठीक है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए करके। ठीक है, अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति तत्काल अपने पद से मुक्त हो जाएगा, यानी हट जाएगा, है ना। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए कितना बहुमत चाहिए? सदन का 2/3 बहुमत। ठीक है, एक सवाल ये है, महाभियोग प्रस्ताव को अर्धन्यायिक प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल खत्म होने के पूर्व हटाए जाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। ठीक है, देख रहे हैं आप, एक मिनट, ठीक है, तो हमने आज पढ़ा राष्ट्रपति पर महाभियोग कब और कैसे लगाया जाता है, राष्ट्रपति को किस किस आधार से हटाया जा सकता है। ठीक है, शपथ के बारे में पढ़ा, उनको शपथ कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दिलाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएंगे। ठीक है, उनके कार्यकाल के बारे में पढ़ा, राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, ये जाना। फिर है उनके वेतन के बारे में जाना राष्ट्रपति के, तो वो राष्ट्रपति का वेतन अभी वर्तमान में 5 लाख पर मंथ है। ठीक है, फिर हमने जाना राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में जाना। तो अब हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना, राष्ट्रपति की चुनाव की अवधि, है ना, जैसे मान लीजिए अगर कोई पद खाली हो जाता है तो कितने दिनों में राष्ट्रपति की चुनाव करा लिया जाए, वैसे 6 महीने के भीतर करा लिया जाता है। कल हम जानेंगे राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल के बारे में, है ना, आखिर क्योंकि इन दोनों को सेम रखा गया है, एक समान।
अगर राज्य में देश का अगर कार्यपालक प्रमुख कहा जाए तो राष्ट्रपति है, और किसी राज्य का कार्यपालक प्रमुख कहा जाए तो राज्यपाल है। इन दोनों को एक साथ लेकर जानेंगे, है ना। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इनके अधिकारों को जानेंगे, इनके शक्ति को जानेंगे, कल जानेंगे, है ना। कल के टॉपिक में, है ना, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को जानेंगे, है ना। इन दोनों में अंतर जानेंगे, इन दोनों को शक्तियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कल फिर इसी समय आएंगे, रात 8 बजे, है ना, 8 से 9 बजे के बीच। तो आप लोगों से अनुरोध है, मेरी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग देखें, है ना। तब तक के लिए सेवा सेवा जोहार। जय संविधान, जय गौ माता।